कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर रील सर्व करते वक्त एक बहुत ही खूबसूरत बांसुरी की धुन सुनी। धुन तो बहुत डिवाइन थी ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखा एक कमेंट ने दिल छू लिया। और वो कमेंट ये था कि सोचो, अगर एक मनुष्य इतनी खूबसूरत बांसुरी बजा सकता है तो जब श्री कृष्ण बजाते होंगे तब कैसा महसूस होता होगा। अगर ध्यान से सोचा जाए तो बांसुरी एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें 4-5 होल हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि उसमें से ऐसा संगीत निकलता है जो रूह में उतर जाता है। और ये रहस्य एक बांसुरी वादक ही बहुत अच्छे से समझा सकता है। हमारे आज के एपिसोड में सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक ओम प्रकाश देवांगन है। आइए सुनते हैं उन्हीं से बांसुरी की धुन जो कि रूह तक उतरती है, उसका क्या रहस्य है। स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति में ओम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये तो हमें मालूम है कि आपका जो बचपन है वो संगीत के माहौल में बीता है, आपके घर में शायद गाना बजाना और ये सब का माहौल रहा है जी। लेकिन आपने गायन को ना चुन के इंस्ट्रूमेंट को चूज़ किया, और इंस्ट्रूमेंट में भी बांसुरी ही। कोई विशेष वजह है इसकी? वजह तो है। जो स्कूल कॉलेज के दिनों में मैं देखता था कि ज़्यादातर बच्चे वेस्टर्न म्यूज़िक चुन रहे हैं, गिटार और वो सब। मोस्टली गिटार वगैरह बजाना सीखते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं कांति कार्तिक, जो मेरी टीम के सदस्य भी हैं। अच्छा। जो कि सिंगर भी हैं। तो हम दोनों ने तय किया कि हम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं जो रेयर हो और इंडियन भी हो। तो हमें लगा कि कुछ बांसुरी अच्छा है। तो फिर हमने तय किया कि हम बांसुरी बजाना सीखेंगे। तो फिर हमने क्लासेस स्टार्ट किए। अच्छा, मतलब बांसुरी से कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट करना चाहते थे, इसलिए आपने बांसुरी को चुना। और लगाव भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा मधुर वाद्य यंत्र है और भगवान कृष्ण जी का वाद्य यंत्र है, तो लगाव तो। आप राजनांदगांव से है ना? जी, मेरा मूल निवास में गांव में है। अच्छा। लेकिन राजनांदगांव शहर से पास में ही। हाँ। जी। तो आपने जो ये बांसुरी की प्रारंभिक शिक्षा ली वो कहाँ, राजनांदगांव से ही ली? प्रारंभिक शिक्षा हमने राजनांदगांव में दीपक राज सर जी हैं, तो उनसे बेसिक शिक्षा ली है। उसके पश्चात हमने गुरुकुल में गुरुजी पंडित हरिप्रसाद जी, तो उनके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया है। तो कैसा, जैसे उसको गुरुकुल भी बोलते हैं और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का तो नाम ही लेकर के, मतलब एक तरीके से बहुत ही बड़ा नाम है वो। जी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको जब आप गए वहाँ, और वहाँ पे क्या वो गुरु शिष्य परंपरा का अभी भी वैसा ही फॉलो किया जाता है? क्या माहौल है वहाँ पर? देखिए, माहौल तो अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है, तो एक अलौकिक जो वहाँ जाते ही एक ऐसा अनुभव हुआ कि सच में कुछ ऑलमाइटी जो होता है, डिवाइन, एक डिवाइन, पूरा तो ऐसा महसूस होता है वहाँ जाने के बाद। और दूसरी चीज़ की गुरुजी ऐसे महान शख्सियत हैं कि उनका नाम ही सुनते ही एक शरीर में एक ऊर्जा सा भर जाता है, संचार हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहाँ का गुरुकुल का ऐसा है कि वहाँ गुरु शिष्य परंपरा आज भी है। और गुरुजी ने यही सोचकर गुरुकुल का वहाँ पे निर्माण किया है कि जो विधा है बांसुरी वादन की, शास्त्रीय बांसुरी वादन, वो निरंतर आगे बढ़ सके और जो नए बच्चे हैं वो लगातार सीख सकें। जी। तो किस उम्र में आपने शुरू किया था बांसुरी सीखना? वैसे बचपन से तो माहौल था घर में। मेरे पिताजी भी अपने युवावस्था में संगीत के प्रति सक्रिय रहे, रुचि थी। और मेरे लिए बचपन में कीबोर्ड, जो छोटे छोटे खिलौने कीबोर्ड आते हैं, तो वो मेरे लिए खरीदा करते थे, लाया करते थे। लेकिन उस दौर में उसको तोड़ के फेंक दिया करता था। कुछ समझ नहीं थी संगीत की ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया, स्कूली शिक्षा हुई, फिर कॉलेज में गया। तो कॉलेज के दौरान मैंने सीखना प्रारंभ किया। तो बेसिकली कॉलेज के टाइम से ही मैं एक्टिव हूँ संगीत में। आपने छत्तीसगढ़ी गानों में बांसुरी का एक को इंट्रोड्यूस किया है एक तरीके से, तो ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि अमूमन अगर बांसुरी, जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी बात की कि बांसुरी को जब हम सुनते हैं तो एक डिवाइन धुन और डिवाइन चीज़ों को हम फील करते हैं, लेकिन एक फोक म्यूज़िक में इसका समावेश करना, तो ये कैसे थॉट आया? ये कॉम्बिनेशन के लिए कैसे सोचा आपने? शुरू में हर आर्टिस्ट चाहता है कि मुझे कैसे पहचान मिले, कि लोग कैसे जाने मुझे। तो मुझे एक अच्छा माध्यम लगा कि हम जो
छत्तीसगढ़ी भूले बिसरे जो गीत है, या जो पारंपरिक गीत है, पारंपरिक धुन है, उसे बजाना चाहिए। तो मैंने फिर शुरू में तो कुछ हिंदी गीत बजाए, तो उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिला। दोस्त यार के पास जब भेजता था, शेयर करता था। और उस दौर में इंटरनेट भी नया नया आया था, सूचना क्रांति उतना नहीं था, तो साझा करने के उतने माध्यम भी नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे नेट कनेक्टिविटी बढ़ा और फिर कंटेंट मैं बनाते गए यूट्यूब में। तो शुरुआत में हिंदी कंटेंट बनाता था, फिर धीरे धीरे एक अरपा परी के धार जो गीत है, अब तो राजकीय गीत बन चुका है हमारा, तो उसको मैंने बजा के एक पेज में फीचर हुआ था मैं, हमारे छत्तीसगढ़ का ही पेज है, तो उस पर फीचर हुआ था। तो वो काफ़ी शेयर हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और उसके बाद फिर और अलग अलग धुन बजाए मैंने, तो वो काफ़ी प्रचलित हो। जैसे कहा जाता है कि जो सितार जो बजाते हैं, अगर वो कॉन्स्टेंटली बजाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके हाथों में घाव हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, हमें तो पता नहीं है। तो बांसुरी में भी ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि गले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उसमें, जैसे वोकल से भी ज़्यादा होता है एक तरीके से, और बहुत ही वेरिएशंस होते हैं, तो कुछ गले पर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है? ऐसा प्रभाव तो नहीं पड़ता है। ब्रीदिंग का प्रैक्टिस तो ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मसल मेमोरी है, जो हम उंगली सेट करते हैं बांसुरी के होल में, तो वो स्ट्रेच होता है जब उंगलियां, तो शुरू में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन वो एक आदत हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, तो उतना परेशानी नहीं होती। जैसे कीबोर्ड वगैरह पे तो हम सारे गामा बजाते हैं, और पर्टिकुलरली उतने होते हैं, मतलब बटन्स होते हैं उसके, अगर 5 या 6 है तो 7 सुर के लिए के हिसाब से ही वो 7 होल बनाए जाते हैं। बांसुरी में आप लोग कैसे क्यों चेंज करते हैं उसको, जो आप फिंगर्स चेंज करते हैं होल्स पर? मूलतः संगीत में 7 सुर होते हैं और उसके 5 विकृत सुर होते हैं, तो कुल 12 स्वर हो गए। तो वैसे ही बांसुरी में भी 12 स्केल होते हैं। अच्छा। 12 स्केल के साथ साथ उसमें जो ऑक्टेव होता है, उसके जो साउंड है, उसमें मोटाई और हाई पिच, तो ऐसा करके लगभग 24-25 बांसुरी होती है। अच्छा, अलग अलग तरह की बांसुरी होती है, अलग अलग सुरों की बांसुरी होती है। तो जब कोई एक प्रोफेशनल जो फ्लॉटिस्ट होता है, उसके पास 24-25 बांसुरी होना। अच्छा, ओहो, तो मतलब अलग अलग स्वर के लिए, अलग अलग पिच के लिए अलग अलग बांसुरी होती है। ओहो, ये तो आइडिया नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे एक गिटार है, उसी में सारे स्ट्रिंग्स और सब आ जाता है, वैसे ही बांसुरी में भी होता होगा। तो ये बांसुरी की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट था और आप कुछ डिफरेंट सीखना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बांसुरी से मुलाकात हुई होगी आपकी, जब आपको लगा कि अब इससे और मुलाकात बढ़ाई जाए। जी, इसका भी एक बहुत सुंदर वाक्य है। मैं मेले में गया था अपने दीदी जीजा जी के यहाँ। तो मेले में मैंने देखा कि एक बांसुरी वाला है, बांसुरी बेच रहा है, और वो एक हाथ में स्टिक पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो एक ही हाथ से बजा रहा है। अच्छा। एक हाथ से बजा ले रहा है, तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि एक हाथ से भी बजा ले रहा है और इतना सुमधुर कैसे बजा रहा है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि मैं भी कभी बजाऊंगा बांसुरी, में भी कभी बजाना सीखूंगा। तो वो पहला बीज वहाँ मेले में आपको मिला कि ये बांसुरी कह सकते हैं। संगीत जब आप बनाते भी हैं, और आपने कहा कि फ्लूट भी आप बजाते हैं और उस भाव के साथ, तो ऐसे आपने बहुत अलग अलग डिवोशनल सॉन्ग्स भी बनाए हैं, म्यूज़िक भी बनाया है, तो आपको नहीं लगता कि आप इसके ज़रिए ईश्वर के और करीब होते जाते हैं? मतलब कैसा महसूस, क्योंकि एक म्यूजिशियन और एक सिंगर या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, उसकी भावना क्या होती है? देखिए, कोई भी आर्टिस्ट बहुत सच्चे दिल का होता है, क्योंकि आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कलाकार, उसका हृदय बहुत कोमल होता है। जी। कई बार होता है कि कुछ बहुत ही दिल से जब गाते हैं तो कई बार कलाकार रोने लगते हैं, कोई कृति ऐसी बन जाती है, या कोई आपका शो म्यूजिक पीस ऐसा बन जाता है। ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ आपको, आपके साथ? और 2-3 और गीत हैं मेरे जो हमने बनाए हैं अपनी टीम के साथ, तो वो कभी कभी मैं खुद भी आज भी सुनता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा ही है कि इतना अच्छा संगीत बन गया है। और उसको सुनकर ऐसा नहीं लगता कि मैंने बनाया है,
कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है। आने वाले युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे, जो कई बार होता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो ज़रूर है, लेकिन क्या करें और कितना लंबे समय तक टिके? जैसे आपने कहा कि शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो बोर भी होता लगता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उस दौरान छोड़ देते हैं वो। तो क्या ऐसी चीज़ है, आप क्या कहना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को? देखिए, जिनमें ज़ील है वो तो कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन जो शुरू करते हैं, ऐसे बहुत सारा प्रतिशत है कि जो शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप अपकमिंग म्यूजिशियंस या अपकमिंग जो बच्चे हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं जो आने वाले बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को सीखें, दिल से सीखें, चाहे आप उसको शौकिया तौर पे सीखें या प्रोफेशनली सीखें, लेकिन उसको पूरे सच्ची लगन के साथ आप सीखेंगे तो मज़ा आएगा उसको सीखने में। जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। तो जो भी काम दिल से किया दिल जाएगा से। वो यकीनन अच्छा जी, ही जी, होगा। जी, जी। तो हम क्या कोई आपका जो बहुत ही फेवरेट आपको जो पसंद हो म्यूज़िक पीस वो सुन सकते हैं? जी। मैंने कुछ समय पहले एक जेठौनी त्योहार होता है, अच्छा। दीपावली के 11 दिन अच्छा, बाद। देवउठनी 11 जो होती है। देवउठनी, तुलसी पूजा। हुँ। तो उस पे मैंने एक ट्यून तैयार किया था अपना खुद का हुँ, ओरिजिनल कंपोज़िशन, तो काफ़ी पसंद करते हैं लोग, तो मैं वही सुनाता हूँ। ठीक। बहुत ही खूब। ऐसा लग रहा है बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए। बहुत ही खूबसूरत। तो जब आप लोग ये बजाते हैं उसके बाद कैसा आपका मनोभाव रहता है? जब हम लोग तो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमने सुना है, तो ऐसा इतना अच्छा लग रहा है। ये सुनने वाले का भाव होता है, हुँ। बेशक कि वो पूरे दिल से सुनता है तो उनको लगता है कि हम 24 घंटे किसी भी वाद्य यंत्र को बजाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी कलाकार एक निश्चित समय में ही अभ्यास तो ज़रूर करता है, और अभ्यास करना भी चाहिए किसी भी वाद्य यंत्र को जब हम सीख रहे हैं या उसे प्रोफेशनली ले जाना चाहते हैं आगे। तो वो कहीं न कहीं भाव ही है सुनने वाले का, सामने वाला का कि ये सुनने वाले का भाव तो है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप लोग, कोई आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई आपको म्यूज़िक बनाना नहीं है प्रोफेशनली, क्या कई बार ऐसा होता है लाइफ में? से बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ हमें कभी-कभी लो भी फील होता है, कभी-कभी हम बहुत खुश भी होते हैं, तो उस वक़्त कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ़ आप अपने लिए भी बजाते हैं? कभी ऐसा होता है? जी, जी, ये लाइफ़ है, देखिए इसमें अप एंड डाउन्स तो ज़ाहिर-सी बात है, सबके जीवन में होता है। कभी अच्छा फ़ील करते हैं, कभी
बुरा फील करते हैं, कभी बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ज़्यादातर समय तो हम अपनी टीम के साथ अपने लिए ही संगीत गीत बनाते हैं और कमर्शियली भी बनाते हैं। तो जब अपने लिए गीत संगीत तैयार करते हैं तो बेशक अच्छा ही लगता है। तो हम फोक म्यूज़िक पे ज़्यादा काम करते हैं, छत्तीसगढ़ी गीत संगीत को लेके, और स्पेशली डिवोशनल सॉन्ग। तो हमने भक्ति गीत बहुत सारे बनाए हैं और लगभग अभी तक 300 से 400 गाने हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो जो हॉलीवुड हमारा, जो अगर हम छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर किस तरह का रिस्पांस है? आप मतलब आप फिल्मों के लिए भी बनाते हैं गाने या सिर्फ आपकी एल्बम्स ही रहती हैं? फिल्मों में भी जैसे बैकग्राउंड स्कोर वगैरह होता है तो उसमें भी मैंने अपने बांसुरी वादन किया है और गाने भी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ी एल्बम दूसरे बैनर के तले जो गीत रिलीज हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लोकप्रिय हुए हैं गीत, तो उस पर भी काम करने का मौका मिला है मुझे। आपने इतने सारे म्यूज़िक दिया है, एल्बम्स भी बने हैं, अब तो इवेंट्स भी आप काफ़ी कर रहे हैं। कोई ऐसा इवेंट जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा हो? मेमोरेबल भी रहा है और काफ़ी मुश्किल भी रहा है वो। अच्छा। वाक़या है, एक इवेंट के दौरान मैं फ्लूट लाना ही भूल गया था, अपना इंस्ट्रूमेंट ही भूल गया था। अच्छा, वो कैसे? तो एक मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक भी बोल सकते हैं इसको। तो क्योंकि मैं कहीं से आ रहा था, डायरेक्ट घर से नहीं आ रहा था, तो मुझे इवेंट में शामिल होना था। तो मैं घर ना जाते हुए सीधा इवेंट में आ गया और मैं ये भी भूल गया कि मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है मेरा। तो जैसे तैसे मैं इंस्ट्रूमेंट अरेंज किया और उस इवेंट को फिर अरेंज मतलब आपने अपना ही मंगवाया या वहाँ से जो ऑर्गेनाइजर्स ने अरेंज कर दिया? अच्छा, मतलब आपका अपना नहीं था पर्सनल, उन्होंने अरेंज किया। तो ऐसे डिफ़िकल्टीज होती हैं क्या कि जो आपका अपना जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर आपको बजाना आसान होता है, ऐसा कुछ होता है? अपना क्योंकि हम जिस वाद्य यंत्र में प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे हमारा हाथों में है। सेट होता है। और दूसरी चीज़, जितना पुराना इंस्ट्रूमेंट होगा वो उतना ही अच्छा सुमधुर बजता है, क्योंकि उसको भी बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से दोस्ती करना होता है। तो वो कनेक्शन जो होता है, नया इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाने में। लेकिन अब जैसे कि कहा कि मुझे इवेंट को वो करना ही था। आपने बताया कि 25 तरह की जो फ्लूट्स होती हैं, तो क्या अलग अलग ये होती है? हालांकि आप एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से बताइए कि जो एक नॉर्मल इंसान समझ सके, क्योंकि ये बहुत ही नई चीज़ थी। हमें तो ऐसा लगता था कि एक ही बांसुरी होती है और उसी को बजाते हैं, लेकिन अगर 25 तरह की अलग अलग बांसुरी होती है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? सीधे शब्दों में समझे तो जैसे कि 7 सुर होते हैं, 7 सुर के अलावा 5 उसके विकृत सुर होते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड में देखते, पियानो में देखते हैं कि कुछ सफ़ेद बटन होते हैं, कुछ काले बटन होते हैं। तो 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, तो ये 12 हो गए। और उसमें ऑक्टेव होता है, पिच कि लोअर ऑक्टेव जितना लोअर जाएंगे तो मोटा होगा, बांसुरी मोटी बांसुरी होगी। जितना हाई पिच जाएंगे उसका साइज छोटा होता जाता है। तो जाहिर सी बात है, मोटा है मतलब वो उसका साउंड मोटा रहेगा, लोअर ऑक्टेव निकलेगा। और जितनी छोटी बांसुरी होगी वो हाई बजेगा, हाई पिच में बजेगा। तो ऐसा करके 24-25 बांसुरी एक प्रोफेशनल फ्लॉटिस्ट के पास होता है, क्योंकि जब हम गाने बजाते हैं तो वो गाने भी सब अलग अलग सुर के होते हैं। तो उसमें कौन सी बांसुरी बजेगी वो उसके स्केल पर डिपेंड करेगा। जी। तो आपने कहा कि जैसे, लेकिन कई गानों में तो ऐसा होता है कि कभी पिच ऊपर भी जा रही है, कभी लो पिच भी जा रहा है और सुर भी चेंज होते होंगे आई थिंक। तो क्या आप बांसुरी चेंज करते हैं या एक ही बांसुरी से बजाते हैं, कैसे? हाँ बिल्कुल, फ्लूट चेंज करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों ऑक्टेव बजे होते हैं। जैसे आप कोई गाने सुनेंगे तो उसमें लोअर ऑक्टेव में भी बजा होता है और लेयर में एक साथ एट अ टाइम हाई नोट भी बजा होता है उसी स्केल का। तो जिसको हम डीटी कहते हैं हमारे म्यूजिक के शब्द में, डबल ट्रैक। तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती होगी, अगर आप फ्लूट भी चेंज कर रहे हैं और सुर को भी मिलाना है। हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए ही, और प्रॉपर क्योंकि मैच कराना है दोनों के सुरों को, एक हाई में है एक लो में है, लेकिन उसकी जो श्रुतियाँ होती हैं वो एकदम मैच हो जाए तो उसका तो अभ्यास करना ही पड़ता है। तो चलिए इसी बात पर कुछ और भी सुना दीजिए। और आप
तो आगे के लिए आपने क्या सोच के रखा है कि आगे और क्या नया करना चाहते हैं आप? आगे तो बहुत कुछ सोचा है, और ख़ासकर हमारे जो छत्तीसगढ़ी वो है इंडस्ट्री है, उसके लिए भी बहुत कुछ करना है, गीत संगीत अच्छे अच्छे बनाने हैं। तो वैसे तो काफ़ी कुछ मन में है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखने हैं। एक्सपेरिमेंट भी करेंगे बिल्कुल। तो चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जो भी सोचा है आप उसको इंस्पायर होकर के और अच्छे बेहतर तरीके से करें और अपने दिल से म्यूज़िक बजाते रहें, सुनाते रहें और हम लोगों को सबको अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलता रहे। धन्यवाद मैम।